उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे बेटे, पराशर के दाब के नाम से जान लेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इस पराशर की क्रिया को हमें रोकना है और रोकने के लिए ब्रेन पर हम एक प्रेशर लगाएंगे। इस प्रेशर को ही हम क्या कहेंगे, पराशर दाब कहेंगे। अब आप कहोगे सर ब्रेन पर प्रेशर लगाने से पराशर की क्रिया कैसे रुक जाएगी? बिल्कुल रुक जाएगी। क्यों नहीं रुक जाएगी भाई? बहुत सीधी बात है। अगर ब्लैक के कण इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनके जो छिद्र थे अर्धपारगम झिल्ली के वो खुले हुए थे। क्यों खुले हुए थे? क्योंकि इधर से जो ब्लैक के कण थे वो ब्लैक के साथ बॉन्डेड थे, ब्लैक के साथ अट्रैक्टिव थे। जब अट्रैक्टिव थे तो इन वाले ये जो छिद्र थे अर्धपारगम झिल्ली के, इन छिद्रों से इधर के ब्लैक के कणों को मतलब नहीं था। जब नहीं था तो क्या हुआ, आराम से घूमते हुए जो ब्लैक के कण थे वो इस झिल्ली में से होकर के आर पार चले जाते थे। लेकिन जैसे ही हम इस पर प्रेशर लगाएंगे तो ब्लैक के कण क्या होंगे, ब्लैक के कणों से सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट हो जाएंगे तो वो इन छिद्रों में से निकलने का प्रयास करेंगे। अब इधर से ये निकल रहे हैं, उधर से वो निकल रहे हैं, दोनों आपस में टकरा जाएंगे, अर्थात छिद्र बंद हो जाएगा। जब छिद्र बंद हो जाएगा तो इधर से मॉलिक्यूल इधर नहीं जा पाएंगे, इधर से मॉलिक्यूल इधर नहीं जा पाएंगे। ध्यान रहे, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, तो वह निम्नतम दाब होना चाहिए जिस पर पराशर की क्रिया रुक जाए। मैंने क्या लिखा है बेटे, लगाया गया बाह्य दाब। ठीक है, लगाया गया बाह्य दाब पराशर दाब कहलाता है। लगाया गया बाह्य दाब पराशर दाब कहलाता है। ठीक है, वह लगाया गया वह निम्नतम बाह्य दाब पराशर दाब कहलाता है। ठीक है, लगाया गया वह निम्नतम, ठीक है, निम्नतम बाह्य दाब पराशर दाब कहलाता है। मतलब बहुत ज़्यादा दाब नहीं लगाना। अगर बहुत ज़्यादा दाब लगा दो तो क्या होगा, तो होगा ये बेटा, इधर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इधर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ब्लैक के कण इधर से फिर इधर की ओर जाना शुरू कर देंगे। जब इधर से इधर की ओर बेटा जाना शुरू कर देंगे ब्लैक के कण, जब इधर से इधर की ओर अगर ब्लैक के कण जाना शुरू कर देंगे तो इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इतनी बात समझ में आगे होंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो जब भी किसी भी शुद्ध विलायक को, विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, जब किसी विलायक को, विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है तो पराशर की क्रिया होने लगती है। इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया वह निम्नतम बाह्य दाब, वह निम्नतम बाह्य दाब पराशर दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये रहा पराशर दाब। अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की, अर्थात रिवर्स यानी व्युत्क्रम पराशरण किसे कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इसे प्यार से आरओ कहते हैं। आपके सभी के घर में आरओ लगा होगा, लेकिन उस आरओ का मतलब पता नहीं होगा किसी को। आपके घरों में जो आरओ लगा है उस आरओ का मतलब ही रिवर्स ऑस्मोसिस है। उसका मतलब क्या है बेटे? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, यानी कि विपरीत यानी व्युत्क्रम पराशरण होता है। इसको हिंदी में कहते हैं बेटे व्युत्क्रम पराशरण। ठीक है, अब व्युत्क्रम पराशरण क्या है? अगर हम इस पराशर दाब यानी जो पाई था पराशर दाब, इसकी वैल्यू कम कर देंगे बेटे पराशर दाब की, और इस पर जो प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन पर, इस सॉल्यूशन को अगर हम बढ़ा दें, अगर विलयन पर लगने वाले दाब को पराशर दाब से अधिक कर दें तो विलायक के कण उल्टा इधर से इधर की ओर आना शुरू कर देंगे, विपरीत दिशा में आना शुरू कर देंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अर्थात समुद्री जो बेकार पानी था उसको सही करने के लिए, अर्थात शुद्ध पानी में परिवर्तित करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया कराते हैं। तो इसीलिए तो आरओ का प्रयोग क्यों करते हैं? यानी अशुद्ध पानी को शुद्ध करने के लिए। अब अशुद्ध पानी शुद्ध कैसे होगा? उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस कराना पड़ेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ? रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब यह हुआ कि गंदा पानी है उसमें से विलायक की जो पार्टिकल हैं, विलायक की कण है, उसे शुद्ध पानी को हमें ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब विलयन पर पराशरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है तो विलायक के कण उच्च सांद्रता के विलयन से
निम्न सांद्रता के विलयन, या हम इसको विलायक भी कह सकते हैं, या विलायक की ओर जाने लगते हैं। इस क्रिया को रिवर्स ऑस्मोसिस अर्थात आरओ कहते हैं। ठीक है, आरओ कहते हैं। ठीक है, तो आरओ किसे कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कराया जाता है, अशुद्ध पानी को शुद्ध किया जाता है इसमें। ठीक है, तो आरओ के अंदर अशुद्ध पानी शुद्ध कैसे होता है? अशुद्ध पानी पर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं उसके अंदर जो फिल्टर लगे होते हैं, उन फिल्टरों के द्वारा जो अशुद्ध पानी से जो जल के मॉलिक्यूल हैं, जल के जो अणु हैं, वो शुद्ध पानी की ओर अर्थात कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे हमारा जो पानी है यानी वाटर है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी थोड़ा बहुत जो भी है। तो अगर हमें व्युत्क्रम ऑस्मोसिस कराना है, यानी कि समुद्री जल से जल के अणु जल की तरफ भेजना है, तो बहुत सिंपल है, इस पर जो लगने वाला प्रेशर है उसको पराशरण दाब से अधिक कर दीजिए। ठीक है, देखता हूं मैं अभी, अगर वीडियो में समय होगा तो मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं इसको। ठीक, जरा देखिए, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे हम लोग क्या करते हैं? पराशर दाब ज्ञात करने का सूत्र का निर्धारण करेंगे अब हम लोग। ठीक है, पराशर दाब ज्ञात करने के सूत्र का निर्धारण करेंगे। देखिए कैसे निर्धारण होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा और ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया होगा। जो चीज़ बच्चों कभी समझ में नहीं आए उसको केवल कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आई, और जो चीज़ समझ में आपको नहीं आएगी उसको मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लूँगा उस वीडियो में आपके वाले टॉपिक को पहले समझा दूंगा। ठीक है, आपके कमेंट में पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो आपके जो भी कमेंट होंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा करके आगे बढ़ूँगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे हम लोग कि परासरण दाब को ज्ञात करने का सूत्र, करने के सूत्र का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सूत्र कैसे पता करेगा, पराशर दाब कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से। ठीक है, और आदर्श गैस समीकरण क्या होती है बच्चों? आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर nRT। ठीक, यहाँ पर P क्या है? गैस का दाब है। R क्या है? गैस का नियतांक है। चूँकि हम गैस के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? विलयन के लिए बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बेटे, यानी समीकरण से, ठीक है, PV बराबर nRT में P के स्थान पर पाई तथा R के स्थान पर, यहाँ पर P के स्थान पर परासरण दाब पाई। ठीक है, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं परासरण दाब पाई तथा R के स्थान पर विलयन स्थिरांक S का प्रयोग करते हैं। भाई वो गैस का दाब निकालने के लिए था और ये विलयन का दाब निकालने के लिए है। तो दाब ही चाहे गैस का निकालो चाहे विलयन का निकालो। जिस प्रकार गैस के मॉलिक्यूल चारों तरफ टक्कर लेते हैं किसके साथ, जो जिस बर्तन में रखे होते हैं, और उसी प्रकार जो विलयन होता है उसमें विलय के कण चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो प्रेशर उसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, बस हमने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया, P के स्थान पे पाई और R के स्थान पे S कर देंगे। तो क्या बनेगा जा करके, तो बनेगा बेटे आपके पास पाई V इक्वल टू NST। ठीक है, पाई V इक्वल टू NST। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं B को उधर ले जाऊँ तो पाई बराबर कितना हो जाएगा, N/B/ST हो जाएगा। और N/B जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटे, चूंकि N/B इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता, तो हम लिख सकते हैं बेटे पाई इक्वल टू CST। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ पर पाई क्या है, पाई परासरण दाब है, परासरण दाब है। C क्या है, यहाँ पर सांद्रता है। ठीक है, और S क्या है,
बिलियन स्थिरांक है, बिलियन स्थिरांक है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी होती है 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और टी क्या है, ताप होता है, टी है ताप, ठीक है। इसको हमेशा किस में लगाना है, केल्विन में लगाना है। और केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, केल्विन इक्वल टू होता है बेटा डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस 273। इस तरीके से आप केल्विन में बदल सकते हो किसी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ा और बदल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को। अब देखो पाई वी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा W/m/s/t, ठीक है। पाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/m/s/t। अब देखो W क्या है यहाँ पर, विलेय का भार है। W बराबर होता है विलेय का भार और m बराबर क्या है, विलेय का अड़भार है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ से आई है, वो आई है बेटे n की। n बराबर क्या होता है, भार बटे अड़भार, ठीक है। तो ये हमने आपका मान यहाँ से ले लिया। और कोई चीज़ बन सकती है इसमें से, काफ़ी बन गया, ठीक है। ये CST हो ही गया, ये W/m/s/t हो ही गया। तो ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे पराशर दाब को ज्ञात करने के लिए। मोल दिए हो तो ये यूज होगा, सांद्रता दी हो तो ये यूज होगा, भार और भार दिया गया हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो बच्चों आपका पराशर दाब यहाँ पर ख़त्म होता है कि पराशर दाब क्या होता है और पराशर दाब से न्यूमेरिकल कैसे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूले भी निकालना बता दिया, पराशर दाब को पूरा समझा भी दिया। और ये वीडियो बच्चों 40 मिनट की हो गई, अर्थात बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, ठीक है। 40 से 42 मिनट की वीडियो हो गई होगी। तो इसको आप एक तरफ से देखिए और समझिए, और समझने के बाद अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। आपको फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो वो बार बार सब्सक्राइब नहीं करें। जब बार बार सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, वो चैनल आपका अनसब्सक्राइब हो जाएगा। जब चैनल आपका अनसब्सक्राइब हो जाएगा बच्चों, जब चैनल कैसा हो जाएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, तो जैसे ही नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। अब ये कि आपको कैसे पता चलेगा आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया है। अगर नहीं किया होगा तो रेड वाला बटन ज़्यादा रेड होगा, और अगर कर दिया होगा तो रेड वाला बटन कम रेड होगा। जब कम रेड हो तो उस पर टिक नहीं करना है, ज़्यादा रेड हो तो टिक करना है आपको वहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उन बच्चों का भला हो सके जो ये जो कोरोना है, इस कोरोना काल में घर पे बैठे बेचारों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। और मैं इसके लिए रात के 11 और 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल के साथ, ठीक। धन्यवाद।